गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। दरअसल ये सभी पहलवान भारतीय कुश्ती संघ पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब खबर यह है कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर बर्खास्त किया जा सकता है भारतीय कुश्ती संघ को। इस दौरान लखनऊ में 18 जनवरी से लगने वाला महिला कुश्ती कैंप भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले दिन भर दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ खेलों में देश का नाम रोशन कर चुके पहलवानों ने धरना दिया। पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि कैंप में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को गलत बताया। कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे देश के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे ओलंपिक खिलाड़ी और विजेता अपने ही कुश्ती संघ के खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। इन खिलाड़ियों ने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए। फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा। हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक तक में इनमें से अलग अलग खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, मगर सबको कुश्ती संघ की व्यवस्था से शिकायत है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था, मैं तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। खिलाड़ियों के इस विरोध प्रदर्शन ने फेडरेशन को भी सामने आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब अध्यक्ष से पूछा गया कि अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप देखते हुए क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उनका जवाब कुछ इस तरह रहा। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने, कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी ये रवैया बताता है कि खिलाड़ियों के लिए अपने न्याय की लड़ाई लंबी होने जा रही है। ये हैरानी वाली बात है कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, वो अखाड़ा छोड़कर जंतर मंतर पर बैठे हैं और अपने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके आरोपों को फेडरेशन किस तरह से लेता है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही त्रिपुरा में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय कुमार समेत कई नेता घायल हो गए हैं। त्रिपुरा कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया और पत्थरबाजी भी की। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल ही पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर पूरा जोर लगा रहे हैं। बुधवार को तेलंगाना के खम्मम में उन्होंने बगैर कांग्रेस गठजोड़ बनाते हुए बड़ी रैली की। इसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, भगवंत मान, केरल के सीएम और सीपीआई नेता डी राजा शामिल हुए। बहरहाल मजबूत विपक्ष बनाने की इस कोशिश में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार नजर नहीं आए। किसानों के लिए मुफ्त बिजली और कल्याणकारी योजनाओं के लिए तेलंगाना को एक आदर्श राज्य के तौर पर पेश करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में भारत राष्ट्र समिति की पहली जनसभा के मौके पर बीआरएस को राष्ट्रीय दल बनाने की रणनीति जाहिर की। बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं, दोनों सिर्फ जबानी लड़ाई में शामिल रहते हैं। भारत में 10 लाख मेगावाट बिजली की क्षमता है, लेकिन 2 लाख मेगावाट से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई थर्मल प्रोजेक्ट्स खुलने की तैयारी है। तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में बिजली की कटौती होती है। बैठक में 3 मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, केरल के पिनाराई विजयन और पंजाब के भगवंत सिंह मान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सीपीआई के डी राजा भी शामिल थे। गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी नेताओं का ये जमघट आइंदा के लिए एक गठबंधन की नींव हो सकता है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमें सीखना है एक दूसरे से। अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश। द स्टेट गवर्नमेंट इज राज्य सरकार शासन और जनोपयोगी सेवाओं को सुधार रही है। ये काम तेलंगाना के लोगों के लिए हो रहा है। केरल और उसके लोग तेलंगाना के साथ हैं। इन दलों के बीच एक सूत्र ये है कि सभी को बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। बीआरएस की पहली मीटिंग के लिए हजारों की संख्या में खम्मम में लोगों को इकट्ठा कर दिया गया है। केसीआर ने पहले भी एक नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस फेडरल फ्रंट तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोटो अपॉर्चुनिटी के आगे नहीं बढ़ा। इसलिए अब ये पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव का विकल्प खड़ा कर दिया गया है, ताकि न सिर्फ तेलंगाना में जहां चुनाव होने वाले हैं उसके लिए तैयारी हो जाए, और फिर आगे चलकर अगर भविष्य में राजनीतिक माहौल अगर बदलता है तो उसके लिए भी तैयार होने की कोशिश है। खम्मम से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुदीन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज शाम को जम्मू में प्रवेश करेगी। शाम 6 बजे के करीब यात्रा पंजाब जम्मू सीमा पर स्थित लखनपुर पहुंचेगी, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे, पंजाब के लोगों का यात्रा में समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। कल चढ़वाल से यात्रा शुरू होगी, जो करीब 25 किलोमीटर तक चलेगी। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, संजय राउत, महबूबा मुफ्ती समेत कई लोग यात्रा में अलग अलग जगह पर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल की यात्रा 12 दिन तक रहेगी और फिर 30 जनवरी को यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है, जहां एक रैली भी की जाएगी जिसमें देश भर की अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल होंगे।
उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमलों के बाद सरकार ग्राम रक्षा समितियों को फिर से खड़ा कर रही है। लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और हथियार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एक खतरनाक कदम ये हो सकता है। सरकार इस पर फिर से विचार करे। राजौरी के डांगरी में जम्मू कश्मीर में लोगों को हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इन लोगों ने ये वेपन लेके अपने ही लोगों पे जुल्म करना शुरू किया था, बल्कि काफी जुल्म किया था उस वक्त। तो फिर हमें इस पे सोचना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया और मास्टर बन गए बंदूक लेके। मैं सरकार से कहूँगा इस पे सोचिए, इसको देखिए। विलेज डिफेंस कमेटी 1990 के दशक में डोडा में तब बनाई गई थी जब इस इलाके की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। तब भी इन वीडीसी के खिलाफ कई कंप्लेंट्स जो हैं वो सामने आई थी और कई थानों में लगभग 200 एफआईआर्स मर्डर, ड्रग्स और एक्सटॉर्शन की दर्ज की गई थी। हालांकि अब प्रशासन का कहना है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए वो बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। हालांकि डांगरी के लोग इस अंदेशे को गलत कह रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष बस अपनी राजनीति कर रहा है। एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं है इस गांव के ऊपर, और दुखित बात तो ये आ रही है वो इस समय हमारे इन परिवारों के साथ होने चाहिए थे, वो साथ भी नहीं है। उल्टा वो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि जो बीडीसी को एम्पावर किया जा रहा है इसको एम्पावर ना किया जाए। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार फिलहाल राजौरी और सांबा में लगभग 40 पूर्व सैन्य कर्मियों को हथियार दे चुकी है। हालांकि 272 हथियारों की मांग इलाकों में हो रही है। जम्मू क्षेत्र में 28,000 वीडीसी हैं और इनमें से ज्यादातर हथियारों की कतार में हैं। उधर सोमवार की शाम राजौरी के एक गांव में ग्राम रक्षा समूह के एक सदस्य ने खुलेआम गोलियां दागनी शुरू कर दी। घटना की जानकारी होते ही सुरक्षा कर्मी की टीम वहां मौके पर पहुंची। जांच से पता चला कि घर में आग लगने की वजह से परिवार के सदस्य चीखने लगे थे। वहीं विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को लगा कि घर में आतंकी हमला हो गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को नसीहत दी जो आए दिन मुस्लिम समाज के बारे में बयानबाजी करते रहते हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी के कई नेता कभी फिल्मों को लेकर तो कभी कपड़ों को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में पठान फिल्म को लेकर भी ऐसे ही बयान दिए गए थे। पीएम की नसीहत के बाद अब ये नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है। मैं इस पर एफआईआर कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? कभी किसी फिल्म को लेकर, कभी किसी गाने को लेकर, कभी किसी वेब सीरीज को लेकर, तो कभी रंग को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं, खासकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बड़बोले बयान सामने आते रहे। इनकी भावनाएं भी आहत होती रही। बार बार भावनाओं के आहत होने की बात कहकर अनर्गल बयान देने वाले नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी ने चूड़ी कस दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं को ऐसे बयान ना देने की हिदायत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता देश के अल्पसंख्यक समाज से बिना वोट की अपेक्षा के मिले, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी की हिदायत के बाद मध्य प्रदेश के बड़बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तेवर ढीले पड़ गए हैं। कमेंट करने से बचना चाहिए, पर उनका हर शब्द, हर बात हमारे लिए सुरोदार है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं।
हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र बार बार आहत हो जाते हैं, कभी फिल्मों से, कभी वेब सीरीज से, तो कभी विज्ञापनों से। उम्मीद है दिल्ली से मिली नसीहत के बाद ये आहत सूचकांक थोड़ा कम होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री पहले भी ऐसे बयान देने वाले नेताओं को चेतावनी देते रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के विकास की बात होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी में विश्वास की बात होनी चाहिए। और मोदी जी का अगर शुरू से आप इन 9 सालों का ही अगर आप देख लें तो उन्होंने विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया, तो कोई भी समाज का तबका वोट के मामले में भेदभाव क्यों करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब बीजेपी के नेता अल्पसंख्यकों को लेकर गलत बयानी नहीं करेंगे। मैं इस बात के ऊपर नहीं कहता कि इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वैल्यू दिया जा रहा है या उस बात को कितना सिंसियरली लिया जा रहा है। अभी तक हमने ये देखा है कि कभी किसी की भी कोई गिरफ्त नहीं हो रही है। बहुत ही खराब बयान जिसके ऊपर आप जैसे मुझ जैसा आदमी एकदम से अबे यार ये तो बहुत खराब बयान दे दिया, इसके ऊपर तो इसकी पकड़ होनी चाहिए, मुल्क का कानून है, कुछ नहीं हो रही, दंदनाता फिर रहा है वो। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से मुसलमानों, बोहरा समुदाय, मुस्लिम पेशेवरों और शिक्षित मुसलमानों से बिना वोट की उम्मीद किए कार्यकर्ताओं को कहा है कि उनसे मिलें। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले भी बीजेपी नेताओं और संघ के कार्यकर्ताओं को ऐसी नसीहतें देते रहे, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। बात तो तब है जब अगर अब प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद भी बीजेपी नेता ऐसे बयान दिए जाते हैं, उन पर बीजेपी कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, और संदेश तब और कड़ा जाएगा जब ऐसे नेताओं पर पुलिसिया कार्रवाई हो। तो अब वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस नसीहत का कितना असर होगा। भोपाल में सहयोगी अनुराग द्वारी और दिल्ली में कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई करों का सफर आज से आसान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई को मेट्रो की 2 नए रूट की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज मुंबई मेट्रो की दहिसर पश्चिम से डीएन नगर और दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइन की कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। मुंबई की नई रफ्तार पर यह खास रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो में प्रधानमंत्री आज ही इसका उद्घाटन शाम को करेंगे। रूट के बारे में आपको बताते हैं कि येलो लाइन और रेड लाइन है, दहिसर पूर्व से ये शुरू होती है। ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देवीपाड़ा, ये तमाम स्टेशन बीच में आते हैं और पोईसर, अकुरली होते हुए, कुरार होते हुए, डिडूशी, आरे, करीब 35 किलोमीटर का ये कुल रूट रहेगा। आपको बता दें कि ये 2 लाइन बन जाने से मुंबई करों को काफी सहूलियत हो जाएगी। आपको बता दें कि जो भी इन स्टेशन के आसपास लोग रहते हैं या जिनके ऑफिस हैं, उनको काफी सहूलियत हो जाएगी। कंदरपाड़ा, मंडपेश्वर, एकसर, ये तमाम वो स्टेशन है, पहाड़ी एकसर, कांदिवली पश्चिम, जहां पर लोगों को आने जाने के लिए पहले दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था और काफी समय लग जाता था, लेकिन अब वक्त भी बचेगा और पैसा भी। आपको बता दें कि ये 2 नई लाइन का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आज मुंबई पहुंचेंगे और वहां पर इनका उद्घाटन करेंगे। 2015 में ही उन्होंने शिलान्यास किया था और आज अब उद्घाटन करने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से पहले पीएम मोदी आज कर्नाटक जाएंगे। इस दौरान राज्य में करीब 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम सबसे पहले दोपहर 12 बजे के करीब गुलबर्गा जाएंगे, यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिर यादगीर जाएंगे, वहां पर सिंचाई, पेयजल से जुड़ी अलग अलग विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 2 ग्रीनफील्ड हाईवे विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखने वाले हैं।
जिले के चित्रकूट नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला कर दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 21 साल की उम्र में चित्रकूट नगर पंचायत अध्यक्ष बनी साधना पटेल चप्पल थामे पुलिस प्रशासन से भिड़ गईं। सरकारी टीम का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पथरा गांव में अवैध खनन रोकने पहुंची थी। अध्यक्ष जी ने प्रधान आरक्षक श्यामलाल कोरी को चप्पल से पीट दिया और अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मौके से पकड़े गए वाहन छुड़ा ले गयी। नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री साधना पटेल उपस्थित हुई। उनने भी जो है पुलिस दल के साथ जो है गाली गलौज की और साथ ही हमारे एक जवान के साथ चप्पल से मारपीट हुई है। उक्त घटनाक्रम में धारा 379, 147, 148, 149, 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने FIR दर्ज की है। पिटाई के बाद अध्यक्ष जी सांसद से फोन पर बात कराने की धौंस देती रही। पुलिस वाले ने अदब से फोन भी उठाया। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि फोन पर कौन था। अगले दिन अध्यक्ष जी नई लाल बत्ती यानी हूटर लगे वाहन से दनदनाती सतना की सड़कों पर घूमती रही, लेकिन पुलिस ने चालान सिर्फ हूटर का बनाया। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। अनाधिकृत हूटर अगर किसी ने लगा करके उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर 3000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। नहीं, मैं पहचानता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक से संबंधित कार्रवाई करते हैं तो उसकी जानकारी नहीं थी मुझे। लगभग 1 दर्जन धाराएं, कई धाराएं ऐसी जिसमें उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। शिकायत भी तहसीलदार की, फिर भी आरोपी 48 घंटे तक गिरफ्तार नहीं होते। शायद ऐसे ही मामलों के लिए कहा गया है, सरकार बैठी सत्ता में तो डर काहे का। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मव्या सूदन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही हैं। मव्या वायुसेना के आधुनिक एयरक्राफ्ट रफाल उड़ाती हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। सुनिए। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगी फ्लाइट ऑफिसर मव्या सूदन वायुसेना की ओर से। कैसी तैयारी की आपने? तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तैयारी काफी रोज सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक हम लोग तैयारी करते रहते हैं और इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स विल मोस्ट प्रोबेबली गेट द बेस्ट कंटिजेंट अवार्ड अगेन एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिपब्लिक डे। महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है? फाइटर स्ट्रीम से आती हैं, फ्लाई करना, जो फाइटर पायलट बनना कितना मुश्किल बना है? ये मुश्किल तो नहीं है, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट डज नॉट लुक एट द जेंडर ऑफ द पर्सन per se and Indian Air Force is a very gender neutral organization। तो हमारा ऐसे नहीं है कि मुश्किल नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी इंडियन एयर फोर्स दे रही है और अभी तो बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं स्ट्रीम में और फाइटर एयरक्राफ्ट्स चला रही हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है एंड इवन पेरेंट्स और फैमिलीज भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। अब तो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है हमारे नेशन ऑन दिस फ्रंट। आप वायुसेना के फ्रंटल एयरक्राफ्ट रफाल को फ्लाई करती है, क्या मुश्किल है फ्लाई करना या नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह है? जी नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है। हमारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है और ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी टॉप क्लास एंड वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन ऑल दिस। तो विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये सब कुछ डे टू डे लाइफ में ऐसे ईजी हो जाता है। तो जो भी टास्क दिया जाएगा किसी मामले में पीछे नहीं रहेंगी महिलाएं जो आज की तारीख में? हाँ जी, बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी। महिलाएं तो कुछ भी कर सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे देश की लड़कियों को, खासतौर से जो आधी आबादी है? देश की लड़कियों तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी वो सोचती हैं कि वो करना चाहती हैं, उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। उनको जो भी उनको लगता है कि वो अचीव कर सकती हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी में वो पॉसिबल होगा कि नहीं, क्योंकि
जेंडर से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो बस मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क कैन गेट यू एनीवेयर। एक अंतिम सवाल की वायुसेना में महिलाएं जो है किसी मामले में पीछे नहीं, बस मौका मिलने की देर है। हाँ जी, जरूर। क्या सही बोल रहे हैं आप, मौका तो किसी को भी मिल जाता है, उसमें महिला या पुरुष कोई भी हो, जिसको मौका मिलता है वो प्रूव्स टू बी द बेस्ट इन इंडियन और एक गर्व भी होता है कि रफाल फ्लाई करनी है आप। हाँ जी, गर्व तो हर किसी को होता है। ये थी वायुसेना की फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऑफिसर जो है माव्या सुदन, जो कह रही हैं कि महिलाएं अगर चाह ले तो कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में सीवेज कनाल के नाम से गोकिलपुरी का नाला मशहूर हो रहा है। यह नाला उस्मानपुर और उसके आसपास के इलाकों से गुजरता है और मुश्किल का सबब बना हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी शुभांगी की यह रिपोर्ट। दिल्ली शहर में सफाई का ये हाल है जैसे आपका झाड़ू धूल में ही धूल को ही साफ करने की कोशिश कर रहा हो और हर तरफ उसी धूल में आप लिपट जाएं। ठीक उसी तरह जैसे आप सड़क पर सफाई करने के नाम पर जमे हुए गंदे पानी में से कचरा निकालकर उसी सड़क पर फेंक दें। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का भी है। 2 कॉलोनियों को बांटती हुई ये ठहरा हुआ 5 किलोमीटर लंबा नाला इस शहर में हो रहे कचरा प्रबंधन का एक प्रतीक है। ये नाले की समस्या ये कूड़ा निकलता नहीं है और बहुत दिक्कत होती है। पटाव को हम चाह रहे हैं समाधान हो जाए। कोई बच्चे भी गिर जाते हैं, जानवर भी गिर जाता है और हम सब फिर कॉलोनी वाले मिलकर उसे निकालते हैं। जानवर को बहुत परेशानी होती है। हाँ, यही जैसे कूड़ा गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम इस कचरे से अनजान है। सवाल ये है कि इतने साल बाद भी इसका बेहतर प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा है। नगर निगम की दलील है कि लोग मानते नहीं हैं और नाली में कचरा डालते रहते हैं। नगर निगम की भी एक मजबूरी है कि 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सारी गलियों की सफाई के लिए सिर्फ 7 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को भी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन दिक्कतों के बावजूद माहौल कुछ ऐसा है कि इनका पक्ष जब हमने कैमरे पर जानना चाहा तो सबने अपनी नौकरी जाने का डर जताते हुए मना कर दिया। देश से निकाल के यहाँ रख देते हैं बाहर। हाँ। और ये उठाते ही नहीं है कूड़े को। और यहाँ पे जो ऐसे हर दिन कूड़ा उठाने की गाड़ी आती होती है, ये कूड़े होता है, ये कहाँ है? ये यहाँ पे कोई पता नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डस्टबिन कूड़ेदान कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। नगर निगम के इन कर्मचारियों को फौरन वेतन दिए जाने की हिदायत दिल्ली हाई कोर्ट भी दे चुका है, पर उस पर अमल नहीं हुआ। नगर निगम के पास करीब 21,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। बजट का बंटवारा भी सही से नहीं हो पा रहा है। पिछले बजट का करीब 27% हिस्सा शहर की सफाई के लिए दिया गया था, फिर भी हालात नहीं सुधरे। इस साल भी नालों की सफाई के लिए करीब 13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लोग अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन अब भी जागरूकता में कुछ तो कमी है। नेपाल सिंह गौतम यहीं रहते हैं और उन्होंने बताया कि पहले कभी ये नाला बरसाती नदी हुआ करता था। जब ये नाला भर जाता है तो नाला भरने के बाद इस गंदगी को ये लोग निकालते हैं और इस तरह से निकालते हैं कि लोगों के दरवाजे तक, ये देखिए, ये दरवाजे तक जो है ना ये मलबा निकालते हैं। ये देखिए ये दरवाजों तक ये भेड़ देते हैं मलबा। हमारा रास्ता भी बिल्कुल ये बंद कर देते हैं और इसकी बदबू से जो है, इसकी गंदगी से कीड़े निकलकर हमारे बिस्तरों में, रसाइयों में जाते हैं, जिसका कोई उपचार नहीं है एमसीडी के पास। और इस सारी समस्याओं को लेकर हम कोर्ट में भी गए हैं। हम सारी समस्याओं को लेकर हमने ये एनजीटी को भी दिया है और कोर्ट में इन्होंने देखिए लिखित में, कोर्ट में एमसीडी पक्ष ने लिखित में कहा है कि हम ड्रेन की फ्लूटिंग डेली सफाई करते हैं, जबकि अगर ये डेली सफाई हो तो ये गंदगी ना हो।
ये जो आप देख रहे हैं ये एक वैसी चीज़ है जो चाहे अमीर घर हो या गरीब घर हो सबके घरों में होता है और वो है कचरा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि यह कचरा किस चीज़ के ऊपर है। ये एक 5 किलोमीटर लंबा नाला है और ये नाला पूरी तरह से इसी तरह कचरे से भरा हुआ है, इसी तरह से फंसा हुआ है। और ये नाला कहाँ है? ये नाला दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में हम खड़े हैं और 2 कॉलोनियों के बीच में ये नाला 5 किलोमीटर तक इसी तरह से बहा करता है। तो ये यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है। आपको ये बात समझना है कि दिल्ली जब हम सोचते हैं दिल्ली शहर तो हमें एक बहुत ही चमकदार एक तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है, लेकिन ये तरह के जो इलाके हैं, जो बाहरी इलाके हैं जहाँ पे लोग दूसरे शहरों से आके बसे हैं, जो थोड़े गरीब इलाके हैं, इन लोगों की और इन जगहों की क्या हकीकत है? इन लोगों के लिए वो दिल्ली अभी भी बहुत दूर है। मैं हूँ शुभांगी रेडगवे, कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ, NDTV इंडिया।